वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बड़ी घटना के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो ये घटना क्या है? घटना है काकोड़ी कांड। दोस्तों, काकोड़ी कांड एक ऐसा कांड था जिसने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई और यह एक ट्रेन से सरकारी खजाने की लूट की घटना थी। तो दोस्तों, 1925 और उसके थोड़ा पहले स्थिति ऐसी थी कि इन क्रांतिकारियों के पास क्या था कि धन का अभाव था। अब धन का अभाव क्यों था? क्योंकि यह संस्था अंडरग्राउंड संस्था थी, गुप्त संस्था थी। इसके लोग आम पब्लिक से घोषणा करके किसी प्रकार का चंदा या सहायता राशि प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये तो केवल उन्हीं लोगों से सहायता ले सकते थे जिन पर इनको पूरा भरोसा था। तो भारत में धन का कोई कमी नहीं था और लोगों में उत्साह की कमी नहीं थी। लोग तो ऐसी संस्थाओं को धन देने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही थी कि यह एक अंडरग्राउंड यानी गोपनीय संस्था थी, एक क्रांतिकारी संस्था थी। ब्रिटिश सरकार की इस पर कड़ी निगरानी थी और ब्रिटिश सरकार इस संस्था को उखाड़ कर फेंकना चाहती थी। इसके सारे सदस्यों को गिरफ्तार करना, दंडित करना या फांसी दे देना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में इनके पास न तो क्रांति के यात्राओं के लिए खर्च करने के लिए पैसे थे, न हथियार खरीदने के पैसे थे, यहां तक कि इनके पास दैनिक खर्च के भी पैसे नहीं थे। यदि इस दल के क्रांतिकारी अपने क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देने के लिए जो यात्राएं करते थे, उन यात्रा के लिए इनके पास पैसा नहीं थे। हथियार खरीदना तो दूर की बात है। अब ऐसी हालत में इनके पास दो विकल्प थे। एक विकल्प तो यह था कि ये जनता से जबरन वसूली करें, जिसको कहते हैं ना कि टेरर फंडिंग टाइप का, कि जनता से जबरदस्ती वसूली करें। लेकिन एक आदर्श विषय भी था कि जिस सरकार के विरुद्ध आप लड़ रहे हो वह सरकार भी जनता से लूटती है, और अगर आप भी जनता से लूटें तो क्या होगा? तब तो कोई फायदा नहीं है इस तरह के संगठन का। इनसे जनता को सहायता मिलनी चाहिए, ऐसे संस्थाओं से जनता को राहत मिलनी चाहिए, और ये जनता से लूट करे तो यह संभव नहीं था। दूसरा रास्ता था इनके पास कि सरकारी खजाने को लूटे, उस पैसे को क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदने के लिए खर्च करें, या जो भी क्रांति के मद में जो जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए खर्च करें। तो योजना बनी कि भाई अब सरकारी खजाने को लूटा जाए। तो किस सरकारी खजाने को लूटना है, कैसे लूटना है, कब लूटना है, कहां लूटना है, इस पर एक विस्तृत चर्चा की गई, एक मशवरा हुआ और राय बना कि भी ये ट्रेनों से सरकारी खजाने चलते। गार्ड की बोगी में एक काला रंग का बड़ा सा लोहे का संदूक होता था, उसमें सरकारी खजाने एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। तो ये लखनऊ सहारनपुर के रेलखंड में एक छोटा सा स्टेशन था काकोड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी पूरी रेकी की और देखा कि इस जब ये पहुंचता है, ये ट्रेन पहुंचती है, तो उस लोहे के काले रंग के संदूक को गोली से उतरवाया जाता है, उसमें सरकारी खजाना होता है और उसको लूटने की योजना बनाई गई। चलिए, अब लूट की योजना बन गई और इसके लिए अति विश्वसनीय सॉरी तो जो सबसे विश्वसनीय साथी थे उनका चयन किया गया कि इस योजना में, इस मुहिम में, इस ट्रेन लूट कांड में किन किन को शामिल किया जाएगा। तो ये जो शामिल होने वाले सदस्य हैं, तो ये क्या है कि भारत के लिए हीरो है, भारत के नायक थे, और अंग्रेजों के लिए वो खलनायक कहें।
तो कांड के बाद तो अंग्रेजों ने उन पर आरोप ही लगाया और आरोप के बाद दंडित भी किए गए। लेकिन ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये सितारे देश के वो चमकते सितारे थे जिससे हमारा कल भी रोशन था और उम्मीद है आने वाला कल भी रोशन रहेगा। वो जज्बा अगर जिंदा रहा तो देश का कभी बुरा नहीं होने वाला है। तो यहां हम लोग देखते थे कि इसमें शामिल कौन कौन से हीरो थे। हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसके बाद अशफाक उल्ला खां थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिरी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंद्र नाथ सन्याल थे, जोगेंद्र चंद्र बनर्जी थे, गोपी चंद कर थे, मुकुंदी लाल थे, मनमथ लाल गुप्ता थे। तो इस तरह के ये 10 लोग इसमें शामिल हुए और योजना बनी। चलिए, अब योजना जब बनी कि भाई उस ट्रेन में हम लोग चढ़ेंगे, अलग अलग डब्बे में स्टेशन पहुंचेंगे, अलग अलग डब्बे में अलग अलग रास्ते से अलग अलग समय पर पहुंचे, ट्रेन में अलग अलग डब्बों में तो हम लोग चढ़ेंगे और उसके बाद में क्या होगा कि सही समय पर जाकर चेन पुलिंग की जाएगी, रोकी जाएगी और वहां इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो इसका प्रयास 8 अगस्त को ही, लेकिन जब तक इनके सारे साथी वहां तक रेलवे स्टेशन ट्रेन में चढ़ने के लिए पहुंचते तब तक ट्रेन खुल चुकी थी। तो इन लोगों को लौट जाना पड़ा। ये लौट गए और ये लोग वहां जहां से इन्हें ट्रेन पर चढ़ना था तो वहां से क्या किया कि ये लोग धर्मशाला में अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। चलिए अपने धर्मशाला लौट गए। धर्मशाला से पुनः 9 अगस्त 1925 को ये आते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ लोग सेकंड क्लास में, कुछ लोग फर्स्ट क्लास में, कुछ लोग साधारण डब्बे में चढ़ते हैं और योजना थी कि एक नाटक करके इस ट्रेन को रोका जाएगा। अब नाटक क्या करना था? तो नाटक करने के लिए कहा गया कि नहीं भाई, हमारे जेवरों का डब्बा छूट गया। तो जेवरों का डब्बा छूट गया, अरे रोको रोको ट्रेन रोको। अब क्या हुआ? जंजीर खींच दी गई, ट्रेन तो रुक गई। अब ट्रेन रुकने के बाद ये सारे लोग अपने गंतव्य स्थान क्या था? गार्ड का डब्बा, जहां वो संदूक था जिसमें सरकारी खजाने थे, वहां तक पहुंचे। और तय योजना के अनुसार हुआ कि एक आदमी रुक रुक कर गोलियां चलाता रहेगा। गोलियां क्यों चलानी भाई? गोलियां इसलिए चलानी है कि कोई इनका विरोध नहीं करे, क्योंकि ट्रेन में तो आम जनता रहती है ना, तो उसको लगेगा कि भाई ये कौन है। तो उस गोली चलने के भय से कोई उधर आएगा नहीं। ये सभी गार्ड के डब्बे के पास पहुंच जाते हैं, गोलियां चलने लगती है, गार्ड तो घबरा जाता है बेचारा है, और उसके सीने पर पिस्टल रख दिया जाता है। इन लोगों के पास हथियार के रूप में कुछ माउजर थे, कुछ पिस्टल थे। तो अब गार्ड गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई हमें छोड़ दो। राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया कि भाई हम तुम्हारा कोई हानि करने वाले नहीं, बस तुम चुपचाप रहो। हम उस धन को लेने आए हैं जो हमारा है, जिसको सरकार ने हमसे लूटा है, हमसे जबरदस्ती सूटा है। तो उस धन को तो हम लेंगे। चलिए, अब क्या होता है कि बक्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन ताला बड़ी मजबूत है। अब उसको तोड़ने के जब प्रयास हो रहे हैं तो टूट नहीं रहा है। चलिए, किसी तरह उस बक्से को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उससे धन निकाले जाते हैं। इसी बीच क्या है कि एक आदमी जिसकी पत्नी पीछे के महिला डब्बे में थी, अहमद, वो अपनी पत्नी का हाल चल, चुकी ट्रेन रुक चुकी थी, वो देखने के लिए जा रहा था। जैसे जा रहा था तो लगा कि द्वारकानाथ मनमथ को कि यह कोई समस्या खड़ा करने वाला व्यक्ति है, तो उसको गोली मार देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इन्हें बड़ा अफसोस होता है कि भाई एक निर्दोष आदमी, जब बाद में इन लोगों को जानकारी होती है कि वह तो केवल अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था और उसको मार दिया, तो इस बात के लिए वो और राम प्रसाद बिस्मिल मनमथ नाथ गुप्त को बहुत समझाते हैं कि भाई इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, चूंकि ऐसी परिस्थिति थी कि तुमको लगा कि वो इस काम के लिए जा रहे हैं।
चलिए, अब जब धन को निकल जाता है, बक्सा टूट जाता है, तो इन लोगों ने क्या करता है कि चादर में उन सारे पैसे को, आश्चर्य, उस पूरे सरकारी खजाने में पैसे कितने मिलते हैं? मात्र 5,000। फिर भी उसको बांधा जाता है और बांधकर ये लोग पूरी तरह अपनी तरफ से चेक कर लेते हैं कि यहां से जाने के बाद हम लोग कोई सबूत तो नहीं छोड़ रहे हैं, और लेकर अब चंद्रशेखर आजाद तो दल के नेता थे ही, उन्होंने क्या किया कि उन सारे पैसे को एक विश्वसनीय साथी को दे देते हैं कि लेकर चलो। अब ये लोग क्या होते हैं, गोमती नदी से होते हुए ये क्या करते हैं कि लखनऊ में घुसते हैं, और लखनऊ के चौक से होकर, रेड लाइट एरिया से होकर, तो रेड लाइट एरिया तो बदनाम जगह है ही, तो वहां तो रात भर लोग जगह रहते हैं। ये लोग घूमते हुए एक पार्क में, अभी लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे कहाँ, तो इन लोगों ने तय किया कि हमें इस पार्क में ही सो जाना चाहिए। अब बताइए, जिस तरह का कांड ये करके आ रहे थे, उस कांड के बाद किसी को नींद आती? ऐसा तो नहीं लगता। तो फिर भी ये लोग सोने का स्वांग यानी तरह से नाटक कर रहे थे। सुबह जब नींद खुलती है, तो सुबह नींद खुलती है तो क्या देखते हैं कि बाहर अखबार वाले हॉकर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ट्रेन से क्रांतिकारियों ने कमाल कर दिया, ये सरकारी खजाने को लूट लिया। और सारे अखबारों के छापने का, उनकी कहानियों का संकेत ये है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वो हमारे देश के। तो इस जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी साख बढ़ जाती है। उसके बाद तो ऐसा होता है कि भाई कई युवा अब ऐसी इस संस्था से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के लिए बेताब हो जाते, लेकिन अब पुलिस भी इन्हें पकड़ने की सारी विधि का, सीआईडी वाले, आईबी वाले सब इसमें लग जाते हैं कि किसी भी तरीके पकड़, जो स्पॉट ऑफ ऑफेंस है, यानी घटना जो स्थल है, घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है, वहां से प्रमाण ढूंढने की कोशिश होती है। वहां एक चादर इनका छूट गया, और उस चादर पर जो धोबी के मार्क था, उस मार्क के आधार पर यह तय हो गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग थे, उनके नाम भी खुलने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बारी बारी से इन सारे हीरोज को पकड़ा गया, इन पर मुकदमे चले, और इनको कठोरतम सजा जो ब्रिटिश सरकार दे सकती थी वो कठोरतम सजा थी। अब सजा क्या मिलती है? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी जाती है। फांसी कहाँ दी जाती है? गोरखपुर के जेल में दी जाती है। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं अशफाकुल्ला खां, इनको भी फांसी दे दी जाती है। इनको कहाँ दिया जाता है? फैजाबाद के जेल में फांसी दे दिया जाता है। तीसरे नंबर पर कौन थे? ठाकुर रोशन सिंह, इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। इनको कहा? इलाहाबाद का जो नैनी जेल है वहां फांसी दे दी जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। इन्हें कहाँ फांसी दी जाती है? गोंडा में फांसी दी जाती है। उसके बाद कौन आते हैं? सचेंद्र नाथ सन्याल, इन्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। उसके बाद आते हैं जोगेंद्र चंद चटर्जी, इन्हें भी आजीवन कारावास मिलता है। और गोविंद चरमकर, इनको क्या होता है कि कठोर जेल दिया जाता है, कारावास, कठोर कारावास। मुकुंदी लाल को कठोर कारावास दिया जाता है। मनमथ नाथ गुप्त को कठोर कारावास दिया जाता है। अब बच गए पंडित चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद को कोई सजा नहीं दी। एक्चुअली वो पुलिस के पहुंच में थे ही नहीं, पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाई, उनको गिरफ्तार कर ही नहीं पाई, उनके विरुद्ध कोई सबूत ढूंढ ही नहीं पाई। अभियुक्त तो बनाया था, इसलिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, अब इससे क्या हुआ कि पूरे ब्रिटिश महकमे में एक भय का माहौल बन गया कि अरे ये देखो, ये जो क्रांतिकारी हैं, इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अभी सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। ट्रेन का से लूट लेना यह एक उस समय की बहुत बड़ी बात थी। तो ये घटना
भारतीय इतिहास के लिए भी बहुत बड़ी घटना थी और भारत के गर्व करने के हिसाब से भी बड़ी घटना थी। तो ये सारे जो क्रांतिकारी थे हिंदुस्तान रिपब्लिक के, ये क्या थे कि ये हमारे हीरो थे। भले इनके लिए देश के लिए जान देना, ये क्या है, एक उत्सव का विषय है। देश के लिए दुश्मनों की जान लेना इनके लिए जश्न का विषय है। इन्हें कोई संकोच नहीं, देश के लिए जो भी करना पड़े इन्हें करने में कतई संकोच नहीं है, कोई कोताही नहीं, कोई कंजूसी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम स्पष्ट दृष्टि। आई हैड टू सर्व द कंट्री, हमें देश की सेवा करनी है, जान देकर करनी है वो भी करेंगे, किसी की जान लेकर करनी है वो भी करेंगे। यानी यहां पर कोई आशंका, संकोच, लिहाज, भय कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी घटना थी। आपसे आग्रह है आप इस चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।